सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे कामों को करके अगर आप भी परेशान हो जाती हैं, अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो जरूर देखिए। इससे आपका समय तो बचेगा ही, आपके पैसे भी बचेंगे और कम समय कम पैसे कम मेहनत में आपका काम बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के तार वाले स्क्रबर हम सभी के घरों में होते ही हैं बर्तन धुलने के लिए, लेकिन आज हम इसका बिल्कुल नया यूज करेंगे। बर्तन धुलने के अलावा हम इससे और भी कई तरह की सफाई वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से छोटा वाला वाइपर। बहुत ज्यादा बड़ा वाइपर नहीं चाहिए, यहाँ पर छोटे साइज का चाहिए। जैसे कि आप इसको देख पा रहे हैं कितना ज्यादा छोटा वाइपर है, यानी कि किचन वाला वाइपर आपको लेना है और इसमें इसको हम इस तरह से लगा देंगे। पुराना स्क्रबर एक में चिपक जाता है और घिस भी जाता है, तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, लेकिन आप नया स्क्रबर लेंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। अब इसका यूज हम कई जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कभी कभी किचन स्लैब भी बहुत ज्यादा गंदा होता है, तो आप इससे रब करते हुए उसको भी साफ कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का टाइल्स हो उसको भी साफ कर सकते हैं। किसी किसी का सिंक या फिर सिंक एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो आप इस तरह से तार वाले स्क्रबर को वाइपर में लगाकर बहुत अच्छे से बहुत आसानी से सफाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम स्क्रबर को हाथ में लेकर सफाई करते हैं तो डर लगा रहता है चुभने का, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एरिया एक साथ में साफ नहीं होता है। इस तरह से जब आप वाइपर में लगाकर सफाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया एक साथ में साफ हो जाता है। तो आप भी इस तरह से वाइपर में स्क्रबर लगाकर एक बार सफाई करके जरूर देखिए, आपको ये वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से छोटे छोटे साबुन के टुकड़े हम सभी के साबुनदानी में बच ही जाते हैं, तो हम ज़्यादातर तो इसको फेंक देते हैं या फिर नए साबुन में चिपका कर यूज़ करते हैं। तो अब जब भी आपके घर में साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बच जाए तो उसको बिल्कुल नहीं फेंकिए, किसी छोटी सी डिब्बी में स्टोर करके रखते रहिए। जब कुछ टुकड़े स्टोर हो जाएं तब क्या कीजिए, एक पॉलीथीन लीजिए और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साबुन के जो छोटे टुकड़े हैं वो ड्राई नहीं होने चाहिए, इसलिए डिब्बी में स्टोर करके रखिएगा। या फिर अगर ड्राई हो जा रहे हैं तो 10 मिनट के लिए पानी में भिगा दीजिए और फिर सारा पानी निकाल कर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप उन टुकड़ों को यूज़ कीजिएगा। तो सारे टुकड़ों को इस तरह से पॉलीथीन पर डाल देंगे और पॉलीथीन को इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप कोई भारी चीज लेंगे और सब तरफ से उलटते पुलटते हुए इस तरह से इसे कूटेंगे, जिससे कि सारा साबुन आपस में अच्छे से चिपक जाए। बस यहाँ पर आपको बॉडी सोप ही लेना है और किसी भी ब्रांड का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पेस्ट नहीं तैयार करना है, बस इसी तरह से पीटते रहना है जिससे कि सब एक में चिपक जाएगा। अब आप ऐसा सोचेंगे कि कई बॉडी सोप जब हम एक में मिलाएंगे तो कुछ दिक्कत होगी, नुकसान होगा, रिएक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी बॉडी सोप आते हैं सबका जो बेस होता है, सोप बेस, वो एक ही होता है। बस जिस ब्रांड का सोप होता है वो लोग अपना कलर और अपनी खुशबू डालते हैं, बाकी जो बेस होता है वो एक ही होता है। तो इसलिए सारे साबुन को हम एक साथ इकट्ठा करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साबुन लगभग चिपक चुका है। अब इसको हमें शेप देना है, तो शेप देने के लिए आप कोई ढक्कन ले लीजिए या फिर कोई कटर वगैरह ले लीजिए, उसमें अच्छे से सेट करके भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको पॉलीथीन पर ही शेप दे रही हूँ और आप इसे अपनी पसंद का शेप दे सकते हैं, चाहे तो गोल रखें, स्क्वायर रखें, जैसा भी आप इसको रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं साबुन के जैसा ही बना रही हूँ। तो बस बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हम इस तरह से प्रेस करते हुए और चारों साइड को एक बराबर करते हुए साबुन का शेप देंगे। मोटा पतला या फिर छोटा बड़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि साबुन एकदम सॉफ्ट है तो बहुत अच्छे से ये शेप में आ जाएगा। साबुन के छोटे छोटे टुकड़ों से हम एक साबुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। वैसे वो टुकड़े फेंके जाते हैं, लेकिन इस तरह से यूज में आ जाएंगे। इस सोप को आप चाहे तो बॉडी पर भी लगा सकते हैं, अगर बॉडी पर नहीं लगाना चाहते हैं तो हाथ धुलने के लिए यूज तो कर ही सकते हैं। आपके यहाँ अगर एक ही ब्रांड का सोप आता है तो छोटे छोटे सोप एक ही ब्रांड का लेकर और इस तरह से एक सोप तैयार कर लीजिए। मैं यहाँ पर कई ब्रांड का सोप ली हूँ, तो इसकी वजह से इसका कलर और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चलिए देख लेते हैं अगली टिप। चाकू, छुरी या फिर कैंची का यूज करते करते शार्पनेस काफी ज्यादा कम हो जाती है। हम कोई भी चीज कट करते हैं तो जल्दी से और अच्छे से कट नहीं होती। जैसे कि ये चाकू आप देख पा रहे होंगे काफी ज्यादा रफ हो गया है, कोई भी चीज जल्दी से नहीं कटता है। तो इसको हम मार्केट नहीं भेजेंगे, घर पर ही बहुत बढ़िया से शार्प कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से स्टील वाला जूना, यानी कि जो स्टील वाला स्क्रबर होता है, और नया लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो फिर आप पुराना भी ले सकते हैं। इस तरह से इसको आप रब करते रहिए थोड़ी देर, 1 से 2 मिनट के लिए रब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत रब करेंगे और तुरंत ही चाकू या छुरी जो भी है शार्प हो जाएगा। बस आप 1 से 2 मिनट इसको इस तरह से रब करते रहिए। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा पानी भी लगा लीजिए, और उसके बाद आप इससे कोई भी चीज़ कट करेंगे तो देखेंगे बहुत बढ़िया से कट होगा। तो सिंपल सी छोटी सी टिप है, इसके लिए आपको मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखे हुए स्टील के स्क्रबर से आप इसको शार्प कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। टीवी का रिमोट हो या फिर एसी का, कूलर का, पंखे का, किसी भी चीज़ का रिमोट हो, यूज़ करते करते इसका ये जो बटन वाला भाग होता है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको वैसे तो हम धुल नहीं सकते, ना ही बहुत ज़्यादा रब कर सकते हैं। तो आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप कितना भी गंदा रिमोट हो बहुत आसानी से साफ कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सफ़ेद सिरका, यानी कि व्हाइट विनेगर, और साथ में चाहिए ईयरबड्स। ईयरबड्स को सिरके में डिप करेंगे और इस तरह से इसको हम बढ़िया से साफ करेंगे। ईयरबड्स से बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं पूरी सफाई भी नहीं की हूँ और ये कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें ये विनेगर डिप करेंगे और इस तरह से रब करते हुए साफ कर लेंगे। तो इसमें जो भी बटन वगैरह सब लगे हैं, इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसको धुलना नहीं है या बहुत ज़्यादा विनेगर इस पर नहीं डालना है। बस ईयरबड्स जितना सोक करेगा उतने से ही आपको सफाई करनी है। एक साइड में जब ये गंदा हो जाए तो आप दूसरे साइड से सफाई कीजिए, या फिर चेंज करके दूसरा भी ले सकते हैं। अब अगर आपका रिमोट बहुत ही ज़्यादा गंदा है तो आप चाहे तो विनेगर के साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा भी मिलाकर इससे सफाई कर सकते हैं। तो अच्छे से साफ करने के बाद इसको सूखे और साफ कपड़े से पोंछ लेंगे, और लीजिए हमारा ये गंदा रिमोट एकदम नए जैसा चमक गया है। पुराने दिए पर शैम्पू डालते ही चौंक जाएंगे। जी हाँ, आप ये टिप पूरा जरूर देखिए। हर किचन के लिए, हर लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है। तो हमें चाहिए पुराना दिया, चाहे तो दिवाली में जला हुआ दिया भी ले सकते हैं, और इसमें हम डाल देंगे शैम्पू। तो आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए जो आपके घर में यूज़ होता हो। दिया में शैम्पू डालने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि दिया पूरा शैम्पू एब्जॉर्ब कर लेगा। थोड़ा बहुत अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सभी के घरों में लोहे के तवे का यूज होता ही है, और यूज करते करते ये तवा बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ज्यादा काला हो जाता है। तो इसको साफ करने में भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि ये तवा आप देख पा रहे होंगे, इस पे मैं पराठे बनाई हूँ, रोटियां बनाई हूँ, और तवा काफी ज्यादा काला हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तवे को हम साफ करेंगे इस दिए से। तवा अभी ठंडा हो चुका है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा गर्म तवा चाहिए। तो इस तवे को हल्का सा पहले हम गरम कर लेंगे, और आप चाहे तो रोटी बनाने के बाद तुरंत ही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हम दिया लेंगे। तो दिया आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो शैम्पू हम डाले थे एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा शैम्पू दिख नहीं रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, तो इतना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, यानी कि चाइनीज सिरका डाल देंगे, और इसी के साथ में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे। तो 1/4 टुकड़े का नींबू का रस मैं इसमें निचोड़ दी हूँ, और इसको तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, और इसी दिए से तवे पर अच्छे से इसको लगा देंगे। क्योंकि तवा गर्म है तो तुरंत से ही ये सूख जाएगा। तो इसको लगाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालिएगा, ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी आपको डालना है, और दिए से तवे को रब करते रहना है। अलग से आपको ना तो बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल लेना है, ना ही किसी तरह का सोप वगैरह यूज़ करना है, ना वॉशिंग पाउडर यूज़ करना है। बस शैम्पू और दिए से ये तवा बहुत बढ़िया साफ हो जाएगा। इस तरह से आपको रब करते रहना है। तो इसके नीचे मैं मोटा कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी और तवा खिसक भी रहा था। तो जो भी इसमें चिकनाई लगी रहती है, या ज़्यादा दिन यूज़ करने से भी तवा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो बस इस दिए से बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। और जब आप इसको साफ़ कर लीजिए तो दिए को फेंकिए नहीं,
दिए को रख दीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आपको तवा साफ करना होगा तो इसमें शैम्पू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दिया शैम्पू को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और लास्ट तक, मतलब कि दिया जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक इसमें से शैम्पू निकलता रहता है। जो भी चिकनाई आपके तवे पर रहेगी या कढ़ाई में, सारी चिकनाई शैम्पू की वजह से ख़त्म होती रहेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये तवा इतना बढ़िया साफ़ हो जाता है, इतना ज़्यादा चमकदार हो जाता है। आप मेरे कई सारे वीडियोस में कमेंट भी करते हैं कि आपका तवा इतना साफ़ या फिर कढ़ाई इतनी साफ़ कैसे होती है। तो बस इन्हीं सब टिप्स को मैं अपनाती हूँ और इसी की वजह से मेरे घर में जो तवा है, कढ़ाइयाँ हैं, सब बहुत अच्छे से चमकती रहती हैं। तो देखिए तवा कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। इस तरह से करके मैं दिखा रही हूँ। अब इसे नॉर्मल पानी से धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो आप देखिए तवा कितना बढ़िया चमकने लगा है। अब आप इस तवे को सोचिए कि एकदम व्हाइट हो जाए, तो व्हाइट नहीं होगा, क्योंकि लोहा जो होता है दो तरह का होता है, एक तो काला और एक व्हाइट। तो ये काला वाला लोहा है, इसमें किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, ना ही तवा जला हुआ है, बस इसका कलर काला है। लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा कि तवा कितना बढ़िया साफ हो गया है। तो मैं तो इस टिप को तवे पर दिखाई हूँ आपको, लेकिन आप कढ़ाई या फिर लोहे का कोई भी बर्तन हो तो उसको भी बहुत आसानी से साफ कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा काम के टिप्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्याज और लहसुन को कट करने में जितनी ज़्यादा दिक्कत होती है उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसके स्मेल को हटाने के लिए। तो प्याज और लहसुन को किसी तरह से हम छिलकर कट तो कर लेते हैं, लेकिन हाथों से हमारी जो इसकी स्मेल आती है वो जल्दी नहीं जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर प्याज कट कर ली हूँ और हाथों से प्याज की बहुत तेज स्मेल आ रही है। अब इस स्मेल को हटाने के लिए ना तो हम साबुन का यूज करेंगे, ना ही तेल वगैरह लगाएंगे, बस छोटी सी टिप अपनाएंगे। इसके लिए लेंगे छोटा सा आलू, और अगर आप बड़े साइज का आलू ले रहे हैं तो साइड से थोड़ा सा कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर छोटा सा पीस ली हूँ और उसके बाद इसमें इस तरह से चाकू से कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसका रस थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा। वैसे कट करके डायरेक्ट ही आप इसको अपनी उंगलियों पे, हाथों पे लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से रस थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा आलू की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए। और इस तरह से उंगलियों पे, हाथों पे, नेल्स पर अच्छे से रब कर लेंगे। इससे क्या होगा, प्याज या फिर लहसुन छिलने की जो भी स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपको हाथ धुलने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे चाहे तो धुल सकते हैं, लेकिन नहीं भी धुलेंगे तो भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा काम की टिप है किचन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। नवरात्रि शुरू होने के पहले हम पूजा घर और पूजा के बर्तनों की सफाई जरूर करते हैं। तो इस तरह के पीतल और तांबे के बर्तन आपके भी पूजा घर में या फिर किचन में भी होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा काले हो गए होंगे, काफ़ी दिनों से रखे होंगे और जिनको साफ़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वैसे तो मार्केट में इन बर्तनों को साफ़ करने के लिए कई सारे केमिकल आते हैं, तो आप चाहे तो उसे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत आसान तरीके से मार्केट से बिना कुछ लाए, यानी कि घर में जो चीज़ें आपके रखी हुई हैं, बस उन्हीं चीज़ों से इन बर्तनों को एकदम नए के जैसा चमकाएंगे, वो भी बहुत कम मेहनत में। ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही घंटों मेहनत करने की। और बिल्कुल नई ट्रिक है, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे, आज से पहले ये ट्रिक कभी नहीं देखे होंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं पीतल की थाली ली हूँ, पूजा की थाली है। ये थाली काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ तांबे का लोटा भी है। यहाँ पर आप पीतल, तांबे, लोहे, स्टील या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन भी इस ट्रिक से साफ कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम मेहनत में आपके किसी भी तरह के बर्तन हो बहुत बढ़िया से चमक जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर ली हूँ गमले की मिट्टी, क्योंकि हम पूजा का बर्तन धुल रहे हैं। तो पूजा का हो या फिर कोई भी बर्तन हो, मिट्टी आप साफ सुथरी जगह से ही लीजिएगा। कोशिश कीजिए कि गमले वगैरह का या फिर अपनी क्यारी का मिट्टी लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शैम्पू। कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए जो आपके घर में यूज़ होता हो। मिट्टी के हिसाब से शैम्पू की मात्रा कम ज़्यादा आपको करना रहेगा। मैं यहाँ पर लगभग 1 छोटा चम्मच के करीब मिट्टी ली हूँ और आधा छोटा चम्मच के करीब इसमें शैम्पू डाल दी हूँ। इसमें शैम्पू डालने से क्या होगा कि आपका बर्तन कितना भी ज़्यादा चिकनाई वाला हो
बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। अलग से आपको वॉशिंग पाउडर, साबुन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर यानी कि चाइनीज़ सिरका, जो हम चाउमीन वगैरह में डालते हैं वही सिरका हमें यहाँ पर चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस मिट्टी का पेस्ट बन जाए उतना सिरका हमें इसमें डालना है। इसके लिए हम लेंगे नया ब्रश, क्योंकि पूजा का बर्तन है तो इसमें यूज़ किया हुआ ब्रश आप नहीं लगाइएगा, नया ब्रश ही लीजिएगा। मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते ब्रश आते हैं, तो आप कोई भी ले लीजिए, या तो फिर पेस्ट के साथ भी जो ब्रश आता है आप उसको रख दीजिए, इन सब सफाई के लिए यूज़ कीजिए। तो बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। अब पहले मैं इसको लोटे में लगा रही हूँ। तांबे का लोटा आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा गंदा हो गया है, काला पड़ गया है। तो अभी आप इसको देख लीजिए, बाद में इसका रिजल्ट आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इस मिट्टी के लेप को इस लोटे में अच्छे से लगा देंगे। इसको रब करने की अभी ज़रूरत नहीं है, बस एक कोटिंग मिट्टी की हो जाए उतना ही लगाएंगे। अभी मैं मिट्टी लगा ही रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ मिट्टी लगी है वहाँ का लोटा अभी से चमकने लगा है, जबकि हम अभी पूरी तरह से मिट्टी भी नहीं लगाए हैं और इसे रब वगैरह भी नहीं किए हैं। तो इसी तरह से इस पीतल के प्लेट में भी हम मिट्टी लगा देंगे। पीतल या तांबे का बर्तन वैसे भी आप पर डे यूज़ कीजिए, पर डे ये काले हो ही जाते हैं। तो इस तरह के बर्तन हो या फिर इससे भी ज़्यादा गंदे बर्तन हो, इससे भी ज़्यादा काले बर्तन हो, उसको भी बहुत आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं। प्लेट में भी अच्छे से लगा देंगे और इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत के तुरंत आप इसको रब कर दीजिए और अच्छे से धुलकर हटा दीजिए। अब इस लोटे को हल्के हाथ से रब करेंगे और देखेंगे एकदम बढ़िया से ये चमक जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये गमले वाली है, तो इसमें थोड़ा सा बालू भी मिक्स होता है, इसकी वजह से ये बहुत बढ़िया से रब हो जाता है। अलग से आपको ना तो स्क्रबर लेने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही कुछ और, बस हाथ से इस तरह से रब कर सकते हैं। और अगर आप बड़े बड़े बर्तन धुल रहे हैं तो उसको आप चाहे तो स्क्रबर से धुल लीजिएगा। पूरे लोटे को हम हल्के हाथ से रब करेंगे, अंदर बाहर से बढ़िया से साफ कर लेंगे और कुछ सेकंड में ही देखेंगे कि लोटा बहुत बढ़िया चमक गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हम इसको रख देंगे साइड में और इसी तरह से प्लेट को भी रब करते हुए साफ कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे ये प्लेट डिज़ाइनर है, इसमें नक्काशी बनी हुई है। तो इसका जो नक्काशी होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो इसको साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ब्रश से हम अच्छी तरह से रब करते हुए जितनी भी नक्काशी है सबको बढ़िया से साफ़ करेंगे, जिससे कि ये प्लेट भी बहुत अच्छे से चमक जाएगा। और यहाँ पर आप पूजा का दिया वगैरह भी साफ़ करेंगे तो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें चिकनाई लगी होती है, तो अलग से आपको उसमें भी साबुन या सर्फ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप देखें ही बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में हमारा ये बर्तन साफ़ हो चुका है। तो इसको देखिए मैं सिर्फ नॉर्मल पानी से ही धुलकर दिखा रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे तांबे का लोटा कितना बढ़िया चमक चुका है। इसी तरह से हमारी ये पीतल की थाली भी बहुत अच्छे से चमक चुकी है। तो आप देखे ही हैं पूजा की थाली और ये लोटा पहले कितना ज़्यादा गंदा था और अभी देखिए कितना बढ़िया चमक चुका है। तांबे, पीतल या फिर लोहे के बर्तन को आप किसी भी तरीके से धुलिए, लेकिन धुलने के बाद बस एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो फिर से इसमें दाग धब्बे पड़ जाते हैं। लीजिए कोई सूखा और साफ कपड़ा, सूती कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसको अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। इसमें जितना भी पानी लगा है सारे पानी को सुखा दीजिए, क्योंकि इसमें जो पानी की बूंदें लगी होती है तो वही बर्तन को काला कर देती हैं। इस तरह से बढ़िया से इसका सारा पानी सुखा लेंगे, एकदम नए जैसे चमकते रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक। दोस्तों अभी नवरात्रि तो आ ही रही है, तो नवरात्रि के लिए भी आप पूजा के बर्तन को साफ करके रख सकते हैं। साथ ही साथ अभी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, जैसे कि दशहरा, दिवाली और भाई दूज, छठ पूजा, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं जिसमें हम पूजा के बर्तनों की साफ सफाई करते ही रहते हैं। तो जब आप इस ट्रिक से किसी भी तरह के बर्तन को साफ करेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी और कम खर्चे में आपके बर्तन एकदम नए जैसे चमक जाएंगे। कच्चे चने और कच्चे आलू की ऐसी सब्जी बनाएंगे जिसको आप धुसका, चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं और स्वाद इतने गजब का आएगा कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को मजबूर हो जाएंगे। सब्जी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपका समय और सामान बर्बाद ना हो, आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप काला वाला चना लेंगे। छोटा बड़ा कोई भी चना ले लीजिए, बस काला वाला होना चाहिए।
इसे अच्छी तरह से साफ करके 2 से 3 पानी से धुल लेंगे और भिगा देंगे रात भर के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चना पूरी तरह से फूल चुका है। तो बस इसी तरह से हमें चना चाहिए। अब यहाँ पर 5 पीस मीडियम साइज का आलू छीलकर पानी में भिगा कर रखी हूँ, जिससे कि आलू काले ना पड़े। और इसे 2 भाग में इस तरह से कट कर लेंगे। वैसे आप अपनी पसंद अनुसार पीस में कट कर सकते हैं, लेकिन जब 2 भाग में कट करेंगे तो आगे जो प्रोसेस हम करेंगे वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। गैस पर चढ़ा देंगे प्रेशर कुकर। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल ही लीजिएगा, चने की सब्जी सरसों के तेल में ज्यादा अच्छी बनती है। तेल के गर्म होने पर 10 से 12 दाने मेथी के और आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। इसी के साथ में 1 से 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 सूखी हुई मिर्च। फ्लेम यहाँ पर लो रखी हूँ जिससे कि तड़का जले नहीं। और चौथाई छोटा चम्मच हींग पाउडर डाल देंगे। हींग पाउडर जरूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। 1 प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल देंगे। साथ में 1 स्टिक करी लीव्स डाल देंगे। हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। और जब प्याज पर कलर आ जाए तब इसमें कुछ पिसे मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर और करीब 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आप चाहे तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मसाले को तड़के में जल्दी से मिक्स करेंगे और तुरंत इसमें ये चना डाल देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा, क्योंकि अभी हम पानी का यूज नहीं किए हैं। अब इसमें ये आलू डाल देंगे जो पानी में भिगा कर रखे हैं। एक बार अच्छी तरह से चला देंगे और अब इसमें 1 टमाटर डाल देंगे। फ्रोजन टमाटर है, आप फ्रेश टमाटर का यूज भी कर सकते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्लेम लो मीडियम करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें हमें पानी डालना है, तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अब एक बार फिर से इसको चलाएंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने देंगे। फिर फ्लेम ऑफ करके प्रेशर अपने आप से निकलने देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रेशर निकल चुका है और सब्जी की खुशबू अभी से बहुत बढ़िया आ रही है। आप देख पा रहे होंगे चना भी गल चुका है और आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब आलू को हमें इसमें मैश करना है। पूरी तरह से नहीं मैश करेंगे, बस कुछ इसमें से अच्छे से मैश हो जाए और कुछ छोटे छोटे टुकड़े रहें। तो बड़े टुकड़े में आलू के इसीलिए रखी थी जिससे कि मैश करने में आसानी हो। अगर आपको किसी भी रेसिपी में आलू को मैश करना है तो छोटे टुकड़े के बजाय इस तरह से बड़े टुकड़े में डालिएगा आलू को कट करके। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको खाकर और देखकर कोई नहीं जानेगा कि उबला हुआ आलू नहीं है। और छोटे टुकड़ों में 1-2 पीस ऐसे भी रह सकता है बिना मैश किए, लेकिन इसमें ये दिक्कत भी नहीं होती है। अब इसमें हम 1.5 कप के करीब फिर से पानी डालेंगे। वैसे पानी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हल्के गर्म पानी का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो खूब बढ़िया से खौलता हुआ पानी लीजिएगा। नॉर्मल पानी का यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब्जी के स्वाद में अंतर पड़ जाता है। इसकी ग्रेवी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसकी वजह से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब फ्लेम मीडियम करके इस तरह से ढकेंगे। पूरा ढकने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये खुला रहे और करीब 5 मिनट तक इसको पकने देंगे, जिससे कि चना, आलू, ग्रेवी सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी का कच्चापन भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। और आप इसको अपनी पसंद अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। अब फ्लेम ऑफ करके इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारी ये आलू और चने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, इस सब्जी को मैं धुसके के साथ खाने के लिए बनाई हूँ। वैसे आप चाहे तो रोटी, चावल या फिर पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।